यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक कहावत आपने सुनी होगी, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। यह कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर 100% लागू होती दिख रही है बॉस। टैरिफ की तान छेड़ते ट्रंप ने अमेरिका को कहां पहुंचा दिया जानते हैं? भाई, अमेरिका में शटडाउन हो रहा है। अमेरिकी लोग परेशान है, इमरजेंसी लागू हो गई, कामकाज ठप पड़ चुका है, हल्ला मचा हुआ है। पूरे अमेरिकी मीडिया में ट्रंप की बखिया उधेड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी फायर हैं, पूछ रहे हैं कि मागा का मतलब मेक अमेरिका गरीब अगेन था क्या? क्योंकि बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी की बात हो रही है। ट्रंप कहां हैं? शायद इसमें तो बिजी नहीं कि नोबेल पीस प्राइज मिलेगा तो रखना कहां है। रूस की इकोनॉमी पर टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी लुटिया डूब रही है। क्या कमाल ही आदमी है भाई। आज की क्लास भी जियोपॉलिटिक्स वाली है कि दुनिया में कैसे हाइड एंड सीक का खेल चल रहा है। कैसे ट्रंप ने भारत की फार्मा प्रोडक्ट पर 100% का टैक्स लगाया तो चीन ने भारतीय दवाओं पर टैरिफ 30% कम कर दिया। इसका क्या असर पड़ेगा? गाजा में शांति वाला बाजा जो ट्रंप बजा रहे हैं, क्या उसका कोई असर होता दिख रहा है? इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात इसकी कि जियोपॉलिटिक्स में भारत कहां खड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप कितने मजबूत हैं। दुनिया को तो छोड़िए, आतंकी संगठन ट्रंप को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ट्रंप ग्रेट बनने के फेर में कितने और हवाई दावे करते हैं। इस पर अब दुनिया के चौक चौराहों पर लोग बाजियां लगा रहे हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट का ऐसा मखौल इतिहास में पहली बार बना है। अगर यही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है तो पुराना वाला अमेरिका ही सही था। अमेरिकी मीडिया तो ट्रंप के अफलातून फैसले को पहले ही क्रिटिसाइज कर रहा था। शटडाउन के बाद कह रहा है कि ट्रंप ने लुटिया ही डुबो दी। इसके पीछे 4 बड़े फैक्टर रहे। पहला टैरिफ ब्लंडर, दूसरा नोबल सरेंडर, तीसरा शटडाउन फेज और चौथा महान बनने का क्रेज। तो ट्रंप के बनाए ग्रेट अमेरिका का हाल कुछ ऐसा है कि अमेरिका में इमरजेंसी लगी हुई है, शटडाउन जारी है। इससे सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है। इस बार तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नौकरियों में छटनी तक की चेतावनी दे रहे हैं। एक मुद्दा हो तो कहें, यहां तो मुद्दों की लाइन है जिस पर ट्रंप नीति बुरी तरह पस्त दिख रही है। गाजा प्लान से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक, सुस्त इकोनॉमी से लेकर अमेरिका में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी तक। ट्रंप नीति से एक तरफ यूरोप दूर होता जा रहा है तो वहीं पाकिस्तान से मित्रता वाला चैप्टर खोलने को लेकर देश के भीतर ही ट्रंप लताड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही आर्थिक और विदेश नीति भी किसी काम की नहीं दिख रही। तो बात भारत पर 50% का तगड़ा अन्याय भरा टैरिफ लगाने से निकली थी और पहुंच गई अमेरिका के शटडाउन तक। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में ट्रंप उसे गर्त में पहुंचाने का प्लान लिए चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप कहीं और ही लगे हैं। उनकी आत्ममुग्धता का दौर कटते नहीं कट रहा। अमेरिका के शटडाउन के बीच ट्रंप अमेरिका में अपना सिक्का चलाने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर अमेरिकी ट्रेजरर ब्रैंडन बीच ने $1 सिक्के का ये ड्राफ्ट साझा किया और लिखा, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी अपने देश के 250वीं वर्षगांठ के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने वाला $1 का सिक्का जारी करने पर विचार कर रही है। और तब याद आता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का वो बयान जो इसी हफ्ते उन्होंने यूके में दिया था। तो क्या बराक ओबामा ने ट्रंप और उनकी बेचैनी की वजह को सही पढ़ लिया? कहा तो यही जा रहा है। एक और भूत है जो ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहा, वो है नोबल शांति सम्मान। लोग तो यहां तक कहते हैं कि ट्रंप की आत्ममुग्धता उनके नोबल मांगने, उसके लिए गिड़गिड़ाने और फिर धमकाने तक उन्हें ले आई है।
अंग्रेजी में एक शब्द है नार्सिज्म। इसका मतलब होता है आत्ममुग्धता। मतलब बस हम ही हम हैं, दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप इसी नार्सिसिज्म के शिकार है। उन्हें ऐसे ही लोग पसंद हैं जो उनकी हां में हां मिलाएं। अब नोबेल वाला चस्का ही देख लीजिए, मतलब एकदम बच्चे जैसी हालत हो गई है भाई साहब की। हाल ये हो गया कि खुद के लिए नोबेल की पैरवी करते ट्रंप अब ये तक कहने लग गए कि मुझे नोबेल नहीं मिला तो ये अमेरिका का बड़ा अपमान होगा। मतलब हाल ये है कि अमेरिकी भी मुंह दबा के हंस रहे हैं भाई कि क्या ही हीरा चुन लिया हमने इस बार। सम्मान भी छीन लेगा बंदा, लेकिन ट्रंप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुनिया के सामने दो बड़ी तस्वीरें हैं, एक ट्रंप और उनकी पॉलिसी की, दूसरी मोदी और उनकी नीति की। एक एक कर दुनिया के देश ट्रंप प्लान को रिजेक्ट कर रहे हैं, खुले तौर पर भारत के साथ ट्रेड करने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप के साथ कुल मिलाकर वही एक चंगू मंगू दिखते हैं शहबाज और मुनीर। अब सवाल यह है कि क्या यही दोनों ट्रंप और अमेरिका के लिए राहु केतु बन जाएंगे क्या? आत्ममुग्ध इंसान को चूना लगाना आसान होता है, ये बात दो पाकिस्तानी ठग भी बखूबी जानते हैं। ट्रंप एंड फैमिली को रेत से तेल निकालने और क्रिप्टो वाला फैमिली पैकेज देकर शहबाज और मुनीर ने नोबेल वाली चाशनी भी खूब पिलाई है ट्रंप को। ट्रंप ने गाजा में शांति बहाली को लेकर हमास को अल्टीमेटम दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास ट्रंप की 20 शर्तों पर राजी होगा? भारत और पीएम मोदी शुरू से ही गाजा में शांति बहाली के पक्षधर रहे हैं। यही वजह है कि जब पिछले दिनों ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर हमास को अल्टीमेटम दिया और शांति बहाली की दिशा में कदम बढ़ाए, तो पीएम मोदी ने इसका स्वागत किया। गाजा में इजराइल हमास के आतंकियों की सफाई के लिए फिर से तैयार है। हमास के आतंक के खिलाफ इस जंग के 726 दिन बीत चुके हैं। अब भी हमास के कब्जे में 48 बंधक बताए जाते हैं, इसमें से सिर्फ 20 के ही जीवित होने की संभावना है। वैसे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बता ही दिया था कि अगर हमास दिए गए अल्टीमेटम से हटा तो क्या होगा। खबर ये आ रही है कि हमास ट्रंप नेतन्याहू के 20 सूत्रीय शर्तों को मानने को तैयार हो गया है। इसमें जो प्रमुख हैं वो हैं 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करना, फौरन हमलों को रोकना, गाजा में बहुराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती और हमास आतंकियों का हथियार छोड़ना। तो इधर गाजा शांति को लेकर हमास के सामने रखी गई मोटी मोटी शर्तें सामने आईं, तो उधर पाकिस्तान ने गाजा शांति प्लान पर पलटी मार दी। उसने पलटकर ट्रंप को ही झूठा बता दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने तो यहां तक कह दिया कि जो 20 पॉइंट हमें दिखाए गए थे वो ट्रंप ने बदल दिए। पाकिस्तान 2 नाव तो छोड़िए 3 नाव की सवारी करना चाहता है। गरीब चेहरे वाले शहबाज और जिहादी मुल्ला मुनीर को अमेरिका को भी साधना है, चीन को भी बनाए रखना है और इस्लामिक ब्रदरहुड वाली लाइन पर भी मलाई काटनी। सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में अपनी फैमिली के फायदे के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी आंख बंद कर दी। लेकिन फिलहाल तो शांति और युद्ध के धूप छांव में असल मुद्दा है बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद। मोदी की वो नीति जो ट्रंप की अनीति के समानांतर दुनिया को स्थायी शांति की तरफ ले जाने की उम्मीद देती है, जो धौंस या दादागिरी के बजाय सबको साथ लेकर चलने और सबके बढ़ने का सूत्र है। एक होती है हनक और दूसरी होती है सनक। इतिहास गवाह है कि सिविलाइजेशंस न हनक से चली हैं न सनक से। दुर्भाग्य से ट्रंप दुनिया को इन दोनों से ही हाँक देना चाहते हैं, इसलिए जियोपॉलिटिक्स में एक तरह से भूचाल आया हुआ है। आतंकवाद और ट्रेड को लेकर अमेरिकी नीति को ट्रंप ने अपने सनक में पूरी तरह बदल कर रख दिया। नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं और इन सब के बीच दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत और पीएम मोदी के हर एक रुख पर। क्या इसलिए क्योंकि मोदी नीति में कहीं दुनिया को परस्पर शांति, समृद्धि और सहयोग की गारंटी दिखती है? इस महीने के अंत में आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला है। हालांकि भारत की भागीदारी पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन खबर है कि पीएम मोदी की कुआलालंपुर यात्रा की तैयारियां चल रही।
मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी बुलाया गया है, जिससे मोदी और ट्रंप की मुलाकात की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की तारीख भी तय हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पुतिन 5 और 6 दिसंबर को पीएम मोदी से मिल सकते हैं। पुतिन ने एक बात और कह दी कि जो ट्रंप को बड़ी चिढ़ा देगी, वो ये कि रूस भारत के साथ अपने व्यापार असंतुलन को बैलेंस करना चाहता है। उन्होंने कहा कि रूस भारत के फार्मास्यूटिकल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स को खरीदने पर विचार कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि यह डील पुतिन के दौरे पर फाइनल हो भी जाए। ध्यान दीजिए, यही वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको भारत अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था और ट्रंप ने 100% का टैरिफ भारतीय दवाओं पर लगा दिया। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। बीते एक दशक में भारत ने अपनी ये पहचान वैश्विक मंच पर बनाई है। भारत का फार्मा मार्केट अभी करीब 55 से 66 अरब डॉलर के बीच है, जिसके 2030 तक करीब 120 से 130 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है। भारत अमेरिका को करीब 30.38 अरब डॉलर के फार्मा प्रोडक्ट निर्यात करता है। भारतीय करेंसी में ये फार्मा एक्सपोर्ट हर साल करीब 2,59,658 करोड़ रुपए का है। इसमें कोई शक नहीं कि 100% का टैरिफ भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जेनरिक दवाएं बनाने वाली कई भारतीय कंपनियों की प्रोडक्शन यूनिट अमेरिका में ही है। दूसरी तरफ चीन ने भारत के दवा उत्पादों पर 30% आयात शुल्क को घटाकर उसे शून्य कर दिया है। चीन के आयात शुल्क शून्य करते हुए अपना बाजार खोलने से भारतीय फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन के बड़े बाजार में समान अवसर और बेहतर पहुंच मिलेगी। ट्रंप की ट्रेड वाली सनक और इससे दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने के ट्रंप के दांव को पीएम मोदी ने बहुत पहले समझ लिया था। चीन के साथ बेहतर होते संबंध उसी दिशा में एक कदम थे, जिसका असर दिख रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने भारत और भारत के लोगों के लिए भी जियोपॉलिटिकल बदलावों के बीच एक सूत्र बार बार दोहराया है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। मोदी देश के स्वाभिमान और भारतीयों के आत्मसम्मान के साथ किसी भी कीमत पर समझौता करने वाले नहीं। भारत अपने रुख पर कायम था, है और रहेगा। जिस मित्रता से ट्रंप को चिढ़ है, जिस देश से भारत अपनी परंपरागत मैत्री निभा रहा है, उस देश के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने के लिए बेकरार हैं। अपने मित्र पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए बेसब्र हैं। पुतिन का भारत और रूस के बीच ट्रेड को लेकर एक बड़ा प्लान है, जिससे वो अपनी दिसंबर यात्रा में पीएम मोदी से डिस्कस करने वाले हैं। मतलब साफ है, ट्रंप के टैरिफ की हवा निकलना तय है। इस प्लान के तहत पुतिन की कोशिश ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत को होने वाले नुकसान को कम करना है। इस प्लान के तहत रूस भारत के साथ अपने ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करेगा। दरअसल भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, हथियार भी खरीदता है, लेकिन भारत बदले में रूस को उतना एक्सपोर्ट नहीं करता, जिस वजह से दोनों देशों में ट्रेड इम्बैलेंस है।
पुतिन ने अपनी सरकार को इस बारे में एक प्रपोजल तैयार करने को कहा है ताकि भारत के साथ ट्रेड इम्बैलेंस को कम किया जा सके। पुतिन ने कहा कि ट्रेड इम्बैलेंस को हटाने के लिए रूस ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन भारत से खरीद सकता है। पुतिन ने बेलारूस का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भारत के साथ रूस का ट्रेड टर्नओवर $63 बिलियन है, बेलारूस के साथ $50 बिलियन, जबकि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और बेलारूस की 1 करोड़। ये उदाहरण देते हुए पुतिन ने माना कि ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें ट्रेड को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। तो असली ट्रेड मोदी कर रहे हैं, जिसका सूत्र सीधा है, भरोसे और विश्वास का, परस्पर समृद्धि का। ट्रंप की चिढ़ इसी बात से है कि दुनिया भर में ट्रेड का ठेका तो उन्हें लेना था, लेकिन कस्टमर कहीं और जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध पर पुतिन के ठेंगा दिखाने के बाद ट्रंप अब रूस की इकोनॉमी पर पर्चा बांट रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड बताया था, जिसे सुनकर देश के भीतर भी कुछ लोगों के चेहरे पर उजाले की चमकार आ गई थी। वो भी ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते भारत को डेड इकोनॉमी बताते फिर रहे थे। लेकिन फिलहाल तो मामला ये है कि अमेरिकन मीडिया ट्रंप को स्टूडियो में बिठाकर उनके शासन पर अमेरिकन की राय बताते हुए सवाल पूछ रही है, ये कि अमेरिका की इकोनॉमी क्यों गिर रही है और ट्रंप को बोलते नहीं बन रहा। अमेरिका का हाल ट्रंप शासन में क्या हुआ है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अमेरिका आज शटडाउन में फंसा है। यानी पैसा न होने की वजह से कई एसेंशियल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं। शटडाउन की नौबत क्यों आई, इसे भी समझिए जरा। दरअसल अमेरिकी सीनेट में फंडिंग बिल खारिज हो गया। ट्रंप सरकार को इसे पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। फंडिंग बिल के पक्ष में 55 वोट ही पड़े, लिहाजा फंडिंग बिल सीनेट में पास नहीं हो सका और सरकारी कामकाज करीब करीब ठप हो गया। एक हफ्ते के शटडाउन से अमेरिका की जीडीपी 0.1% से 0.2% तक गिर सकती है। ये एक हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट होगी। अमेरिका को करीब एक हफ्ते में 1,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। शटडाउन से करीब 43,000 नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। एक तरफ अमेरिका में शटडाउन को लेकर ट्रंप को उनके देश के एक्सपर्ट और मीडिया कूस रही है, तो दूसरी तरफ जिस रफ्तार से भारत की इकोनॉमी दौड़ रही है, हर कोई इस रफ्तार का हिस्सा बनना चाहता है। ट्रंप भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताते फिरते रहे हों, लेकिन दुनिया सच्चाई देख रही है। यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो वहीं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ भी एफटीए हुआ है। यूरोप के ये 4 देश भारत में 15 साल में $100 बिलियन का निवेश करेंगे। समझौते में पहली बार निवेश और रोजगार को शर्तों के साथ जोड़ा गया है। इससे करीब 10 लाख नौकरियां तैयार होंगी। टैरिफ वाली चुनौती के पार मोदी का भारत अपनी प्रखर संभावनाओं को देख रहा है और पीएम मोदी ने 2047 के विकसित भारत के सपने के साथ देश के युवाओं को जोड़ दिया है। इंडस्ट्री को आज कैसी स्किल चाहिए, 10 साल बाद किस प्रकार की स्किल लगेगी, इसके लिए आईटीआई नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। इसलिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है। आज हमने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। आज
पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। ट्रंप भले शांति शांति चिल्ला रहे हों, लेकिन सवाल उनकी कथनी और करनी में फर्क को लेकर है। सवाल ट्रंप की उस पॉलिसी को लेकर है जिसमें वो सिर्फ अमेरिका के लिए अपर हैंड रखना चाहते हैं, और दुर्भाग्य से वो ये भी नहीं कर पा रहे और अमेरिकियों की जमीन ही खोद दे रहे हैं। आतंकवाद पर ट्रंप के स्टैंड की बजाय दुनिया मोदी के विचारों और नीति पर भरोसा कर रही है। भारत में इजरायल के एम्बेसडर तक कह चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सोच एक है और भारत हमें प्रेरित करता है। पाकिस्तान में अपने परिवार के लिए व्यापार की संभावनाएं खोजते खोजते क्या ट्रंप आतंकवाद और आतंक को लेकर जो उनकी नीति है उस पर समझौता कर रहे हैं? एक आतंक को लेकर चलने वाले देश से हाथ मिलाने से भी उन्हें परहेज नहीं। भाई दिख तो यही रहा है। क्या इससे अमेरिकियों को कोई फायदा होगा? दुनिया देख रही है कि चाहे इजरायल हमास युद्ध हो, रूस यूक्रेन जंग हो या फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मिशन, हर मोर्चे पर ट्रंप बुरी तरह फेल हुए हैं। वहीं मोदी नीति ने मुश्किल दौर में भी भारत के लिए एक भरोसेमंद जगह वैश्विक मंच पर बनाई है। क्या वही ट्रंप को और चिढ़ा रहा है जैसे देश के भीतर कुछ सियासी चेहरे मोदी से चिढ़े बैठे हैं? तो सपने दोनों तरफ हैं, दांव पर भी सपने ही हैं। एक तरफ सपने देश को दुनिया के मंच पर मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ा करने का है, विकसित भारत का है, मित्र देशों की भी समृद्धि का है, तो दूसरी तरफ सपना सिर्फ अपने फायदे का है, निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है, नोबेल पाने का है। फिर दांव पर चाहे कुछ भी लगे परवाह नहीं, नीति अनीति कुछ भी नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच के सपनों का यही फर्क दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत के किरदार को दमदार बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब न्यूज की पाठशाला में एक्स्ट्रा क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। बॉस, ऐसा टाइम आने वाला है कि सरहदों पर कटीले तार या दीवार नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उनकी जगह ड्रोन नजर आएंगे। ड्रोन की ऐसी दीवार होगी जिसे ना तो दुश्मन देश का ड्रोन भेद पाएगा और ना ही मिसाइलें। यह कोरी कल्पना नहीं है, 27 देश इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं, और इसी से सीखते हुए इंडियन आर्मी भी ड्रोन को लेकर बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। मतलब हिंदुस्तान का हर सैनिक ड्रोन की तरह नजर आएगा। वो बैठा होगा कहीं और, मगर निगाहें ड्रोन की तरह 360 डिग्री घूमती रहेंगी। दुश्मन पर निशाना भी ड्रोन से साधा जाएगा। और फिर क्या एलओसी, क्या एलएसी, सभी बॉर्डर पर ऐसी ही तस्वीर देखिए पूरी रिपोर्ट। ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार। मगर अब ड्रोन वॉल का जमाना है, जो कि यूक्रेन बॉर्डर पर तैयार होगी। ये दुनिया की पहली ड्रोन वॉल होगी। इंडिया और पाकिस्तान की सरहद से कहीं ज्यादा एडवांस्ड, अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर बनाई गई दीवार से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली साउथ। यूरोपीय संघ के 27 देशों ने यूरोप की सुरक्षा के लिए ड्रोन वॉल की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसका मकसद रूस की तरफ से आने वाले ड्रोन से यूरोप को महफूज करना है। इसके लिए यूक्रेन बॉर्डर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन वॉल बनाने में 1 साल का समय लग सकता है। यूरोपीय संघ ने यह फैसला उस वक्त लिया जब पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क में कई ड्रोन्स देखे गए। इन ड्रोन्स को सीधे तौर पर रूस का नहीं बताया गया, लेकिन हाइब्रिड अटैक की कैटेगरी में रखा। इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने सस्ते ड्रोन रोकने के लिए अरबों डॉलर की मिसाइल खर्च करने की बजाय ड्रोन वॉल पर विचार किया। इसके लिए सेंसर का नेटवर्क डेवलप किया जाएगा और फिर ड्रोन को मार गिराया जाएगा। यूरोप में रूस का जो करीब 1.64 लाख करोड़ रुपया बाकी है, उसे यूरोपीय संघ यूक्रेन को कर्ज पर देगा और फिर ड्रोन वॉल तैयार होगी। ड्रोन वॉल का कॉन्सेप्ट सुनने में भले ही हैरानी भरा लगे, लेकिन हिंदुस्तान भी कुछ इसी तरह की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना में ड्रोन प्लाटून होगी और यह हर इन्फेंट्री बटालियन के लिए जरूरी रहेगी। इंडियन आर्मी चीफ ने फ्यूचर वॉर के लिए सेना को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया और मैसेज क्लियर कर दिया कि हर सैनिक के हाथ में ड्रोन होना चाहिए, यानी बंदूक की तरह ड्रोन चलाना आना चाहिए, और ये किसी भी हाल में 2027 तक पूरा हो। ये तस्वीरें अगरतला की हैं।
एन ईगल ऑन एवरी आर्म नाम से ऐसी एक्सरसाइज की गई जिसने चीन के छक्के छुड़ा दिए। आसमान में उड़ते ड्रोन और टारगेट पर सीधी नजर। ये उस विजन का हिस्सा है जिसमें 50% सैनिक ड्रोन चलाने में ट्रेंड हो गए, मगर मंजिल 100% तय करनी है। इस टास्क को आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने पूरा किया और इसका पार्ट आईटीबीपी को भी बनाया गया। खुद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अरुणाचल प्रदेश के लिकाबली में ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर पहुंचे। इस दौरान ऑपरेशनल ड्रोन का मुआयना किया और चीन की अकड़ को कमजोर करने के लिए ड्रोन का डेमो भी दिखाया। चीन से लगने वाले इलाकों के ठीक फौरन बाद अंबाला के नारायणगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में ड्रोन के जरिए पूरी दुनिया को ताकत दिखाई गई, बेहद ग्रैंड और विध्वंसक। इस अभ्यास के जरिए बताया गया कि जब तक यूरोप में ड्रोन वॉल तैयार नहीं हो पाएगी, हिंदुस्तान का हर सैनिक ड्रोन की बदौलत बाज जैसा बन जाएगा। भारतीय सेना युद्ध की स्थिति में ड्रोन्स की चुनौती से और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम से कैसे निपटेगी, इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सेना के जवान हैं ड्रोन्स के साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं, तैयार बैठे हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा, ये देखिए ड्रोन्स उड़ाना शुरू कर दिया गया है। जो तमाम जो ड्रोन्स हैं, एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ाए गए हैं सेना के जवानों द्वारा। आप देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारतीय सेना की का जो ऑपरेशन की जो एक्सरसाइज है वायु समन्वय, उसकी एक वानगी। और आप देखिए बड़ी तादाद में, गिनना मुश्किल है इतनी तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त आसमान में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आसमान पूरा ड्रोन से भर गया है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की चुनौती से कैसे भारतीय सेना निपटेगी, उसकी तैयारी आप यहाँ पर देखिए। और इस तैयारी को देखकर दुश्मन का दिल दहल सकता है। ये भारतीय सेना है जो हर मोर्चे पर दुश्मन के दांत खट्टे करती है और लगातार भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब इंडियन आर्मी ने ड्रोन पावर दिखाई। वो नैनो ड्रोन भी ऑपरेट किए गए जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। इस एक्सरसाइज में सेना ने काउंटर ड्रोन भी आजमाए। ड्रोन से छोड़े जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का भी प्रदर्शन किया गया। ऑप सिंदूर में ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल हुआ और उससे सीख लेकर के हमने अपनी ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग और मजबूत की है। और जैसा मैं कहता हूं कि इस बार जो हमारी ट्रेनिंग है वो पहले से ज़्यादा भारी है, क्योंकि इस बार जो हमको दुश्मन को पनिशमेंट देना है वो भी बहुत पहले से ज़्यादा होगा। बदलती युद्ध तकनीकों और आधुनिक हवाई खतरों को देखते हुए भारतीय सेना ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। इसी के तहत मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी MPCDS भी मिलने वाला है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उनके सिग्नल को ब्लॉक करने में सक्षम है, जिससे जमीन पर तैनात सैनिक भी सुरक्षित रहेंगे। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को 5 किलोमीटर की दूरी तक पहचान सकेंगे। इसमें इंटीग्रेटेड रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होगा। करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाले ड्रोन 12 महीने बाद सेना के हाथों में होंगे। इन्हें इमरजेंसी ऑर्डर भी बताया जा रहा है। छोटा सा एक ड्रोन है और सुसाइड ड्रोन इसको नाम दिया गया है। इसकी क्षमता इतनी है कि एक टैंक को भी बर्बाद कर सकता है। तो भारतीय सेना की जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिले। जो कुछ बताना चाहते बेसिकली ये 1 मिनट में 5 से 6 किलोमीटर कवर करता है। 1 मिनट में? हाँ, 380 किलोमीटर इसका टॉप स्पीड है। सो ये कुछ भी चीर सकता है। इतना छोटा साइज कैसे ये सेना के क्या काम आता है? सर ये ट्रेनिंग के लिए काम आएगा। सर इसके अंदर क्या है, ये इसकी स्पीड जो है वही 120 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। ये उड़ता है, उस पर उड़ता है। और जैसे अगर कोई क्रैश वगैरह होता है तो इसके अंदर कैमरा वगैरह या हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है या फिर इसके अंदर हमारा GPS लगा हुआ है वो ख़राब ना हो, उस सब चीज़ से बचने के लिए। क्योंकि अगर गिरा तो गिरने से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें टूट जाती हैं। लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये नहीं टूटेगा सर। तो देखिए ये
ये देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है लगातार। ये बहुत छोटा सा, बहुत कितना वजन है सर इसका? सर ये 250 ग्राम का, मात्र 250 ग्राम का ये ड्रोन है, लेकिन इसकी खूबियाँ इतनी हैं कि अगर आप गिनने लग जाए तो अनगिनत खूबियाँ इसकी सामने आएंगी। तो पहला हम करते हैं एक जैमर जो वहाँ लगा हुआ है, उसमें क्या होगा, वो जैमर उसको उसकी फ्रीक्वेंसीज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। कोई भी अगर दुश्मन का ड्रोन आ रहा है, अगर उससे बच जाए तो ये हार्ड किल ऑप्शन है। हार्ड किल मतलब कि बंदूक लगी है, उससे गोलियाँ निकलेंगी और 800 से 1000 मीटर की रेंज में ये जो बंदूक है अपने आप मूव करेगी इस कैमरा के साथ। ये कैमरा मूव करेगा और उसको ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। ये फायर करेगी, ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटर पीछे बैठा है उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर इससे मिस हो जाता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक रॉकेट सिस्टम है, वो रॉकेट सीधा हवा में जाएगा और 100 से 1000 मीटर, 100 से 150 मीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन बचा होगा उसको खत्म कर देगा। तो ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है हमारे डिटेक्शन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंचे तो ऐसे ही ड्रोन की खूबियां बड़े ध्यान से सुनते रहे, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। तकनीकी पहलू, क्षमताएं और बाकी चीजें भी मोदी बड़े ध्यान से सुनते रहे। खास बात यह है कि इंडियन आर्मी ऐसे ही ड्रोन को खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। मकसद सेना को ड्रोन का मास्टर बनाना है, दुश्मनों के ड्रोन को भी परखच्चों में उड़ाना है। आज़ादी के दशकों के बाद बदली है तो यह ड्रोन की तस्वीर। पहले जहां पर सर्विलांस के लिए सबसे बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की कमी होती थी, आज़ादी के कई सालों बाद अब ऐसे खास बड़े महत्वपूर्ण ड्रोनों ने जो कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई को पार कर सकते हैं और उसी के साथ साथ 5 किलोमीटर तक गहराई में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि सीमा के उस पार दुश्मन की टुकड़ियों के ऊपर या फिर उन टेरर कैंप्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं जो अपने साथ एम्यूनिशंस कैरी करते हैं। आपको बता दें कि जिस हेलीपैड पर हम मौजूद हैं, यहाँ से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सेना शुरू हो जाती है। अभी बताते चलो कि जो महत्वपूर्ण हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपको ड्रोन की, उसमें कम से कम 2 किलो तक का जो सामान है वो कैरी किया जा सकता है। जो 2 किलो हैं वो एम्यूनिशंस भी हो सकते हैं, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर जो सीमा पर मौजूद सैन्य दल है उन तक काफ़ी दूरी पर बैठते हुए भी, यानी कि 5-7 किलोमीटर दूरी पर बैठते हुए भी जो छोटे एम्यूनिशंस है वो पहुंचाए जा सकते हैं। और इसीलिए जो इनकी मूवमेंट के लिए सैन्य सिपाहियों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, जहां पर लगभग आतंकियों द्वारा सेना पर हमला किया जाता था, जिसमें सैन्य खामियाजा और नुकसान हमें भुगतने पड़ते थे, उन सभी में एक बड़े पैमाने पर कमी देखने को मिली है, क्योंकि इन ड्रोन्स की सहायता से सैन्य बल को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर नहीं पहुंचना पड़ता, न हमले के चांसेस कम हो जाते हैं और साफ तौर पर जो झड़प आतंकवादियों के साथ होती थी उसमें भी बड़े पैमाने पर कमी है। इसलिए सैनिकों की सुरक्षा इन ड्रोन्स के सहारे बड़े पैमाने पर की जा रही है। अब सवाल यह है कि दुनिया में ड्रोन को लेकर इतनी प्रतिस्पर्धा क्यों? जंग के मैदान में ड्रोन इतना अहम क्यों है? तो इसके कई फायदे बताए जा रहे हैं। ड्रोन को मिसाइल के मुकाबले कम रकम में तैयार किया जाता है। ड्रोन के इस्तेमाल से सैनिकों के जोखिम की गुंजाइश कम हो जाती है। ड्रोन के जरिए दुश्मनों की जासूसी भी मुमकिन होती है। जो ड्रोन वॉल बनाना चाहता है उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसके पीछे भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्रोन की जो कीमत होती है वो 10 से 20 लाख रुपए के आसपास होती है। अगर आप बहुत हाईटेक ड्रोन बनाते हैं या एक हाईटेक ड्रोन इस्तेमाल करते हैं तब। कुछ ड्रोन तो इससे भी सस्ते हो सकते हैं। वहीं अगर एक मिसाइल देखी जाए तो वो 2.5 करोड़ से लेकर 34 करोड़ रुपए तक की लागत आ सकती है उसमें। यानी जितने में एक मिसाइल तैयार होगी उतनी रकम में कई ड्रोन तैयार हो जाएंगे, बल्कि ड्रोन की एक पूरी फौज तैयार हो जाएगी। और यही वजह है कि मिलिट्री ड्रोन युद्ध में सबसे ज्यादा कारगर हथियार बनकर सामने आए हैं। आधुनिक युद्ध में इसकी उपयोगिता टैंक और तोप से कहीं ज्यादा देखी जा रही है। दुनिया के सभी देश अपने बेड़े में ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री ड्रोन शामिल करने में जुटे हुए हैं और कई देश पहले से ही अपने सैन्य बेड़े में ड्रोन को एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर शामिल कर चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन अमेरिका के पास है, जिनकी तादाद 13,000 से ज्यादा है। तुर्की के पास करीब 1400 ड्रोन हैं और पोलैंड भी 1000 के आसपास ड्रोन रखता है। और तकनीक के इस मॉडर्न जमाने में चीन भी खुद को पीछे नहीं रखना चाहता।
उसने खास तरह के रोबोट तैयार किए हैं जो युद्ध में सैनिकों के बदले इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बीजिंग में एक परेड के दौरान चीन ने रोबोट वुल्फ सामने रखे। ये दिखने में डॉग्स जैसे हैं, मगर इनके पास बंदूकें भी हैं और करीब से निशाना लगाने की काबिलियत भी है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी पार करना इनके लिए चुटकियों का काम है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इंडियन आर्मी रोबोट के इस्तेमाल में पीछे है। चीन से काफी पहले भारत इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है। हम जब खुद मैनुअली यहाँ पर चलते हैं, आप देखेंगे कि हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी 2 रोबोटिक आंखें, कैमरा, लाइट्स लिए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि सुंदरबनी की अग्रिम चौकियों पर इसका इस्तेमाल यह साफ संकेत है कि भारतीय सेना अब सिर्फ साहस और शौर्य की नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से भी दुश्मन को मात देने के लिए पूर्णतः तैयार है। और आप देखेंगे कि जब इसकी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर किस तरीके का खतरा हो सकता है। घुसपैठ हो सकती है, अचानक से हमला हो सकता है, और इसी बीच में ये जो पूरा स्क्वाड है ये काम करता है। एक बार अब इससे हम आगे जब बढ़ेंगे, हमने जब आपको इसकी आवाज़ें सुनाई, इसकी तकनीक दिखाई, तो मैं ये भी दिखाते चलूँ कि कैसे पूरी टीम जो है इसे ऑपरेट करती है। साफ तौर पर खुद भी स्क्वाड में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इसे ऑपरेट करने का जो तरीका है वह भी आप देखें कि लो लाइन नेटवर्क के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसके कैमरा को बखूबी देखा जाता है। इसी से आगे पैमाना लगाया जाता है कि आगे किस तरीके से दुश्मन को चकमा दिया जाए, उसको घेरा जाए। तो साफ तौर पर लो नेटवर्क एरिया हो या फिर खुला नेटवर्क हो, उस बीच में भी तैनाती पूर्णतः नजर आती है। तो दुनिया उस दौर में पहुंच रही है जिसे सुरक्षा के लिहाज से न्यू एरा कहा जा रहा है, लेकिन असल में चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज नहीं तो कल ड्रोन वॉल का तोड़ निकाल लिया जाएगा। ड्रोन आर्मी के कॉन्सेप्ट का भी जवाब खोज लिया जाएगा। मगर ये सवाल जरूर उठेंगे कि जो बॉर्डर पहले खुले रहते थे, वहां बंदूकों और टैंकों के बाद ड्रोन की नौबत क्यों आई? क्यों दूतों को भेजने, मतभेद बढ़ाने के लिए ड्रोन भेजे जा रहे हैं? क्या तकनीक ने विश्वास की जगह इतनी ले ली? सोचना सबको पड़ेगा, क्योंकि जिधर देखो उसी की जुबान से ड्रोन और परमाणु बम की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, और इसमें विनाश का रेशियो 100% तक होता है।